Hello, a very good morning to everyone. This is Madhulika Roy, Head Department of Zoology, Government DTPG College, Utai. The topic is developmental stages in frog. Actually, it is studied in practical classes, and in post graduation, it is there in the lab course 1 or 2. It is in the semester 2. ये न केवल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आवश्यक है बल्कि बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर 1 में भी ये आवश्यक है। तो वीडियो लेक्चर मैं इसीलिए आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे कुछ विशेष जो अवस्थाएं हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मैंने इसका स्टडी मटेरियल भी आपके लिए तैयार किया है। आपको जो भी आवश्यक होगा आप उसको स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ डेवलपमेंटल स्टेजेस इन फ्रॉग। लेकिन उसे पढ़ने से पहले कुछ अच्छे चित्रों से आप वाकिफ हो जाइए कि फ्रॉग की एक्चुअली किस तरह से फ्रॉग का लाइफ साइकिल होता है। फ्रॉग तो एम्फीबियन है, यानी जल और थल दोनों में रहता है। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये अडल्ट फ्रॉग, ये फीमेल अडल्ट फ्रॉग जब अंडे देगी तो इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और ये एम्ब्रियो बना। यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब एग से डायरेक्ट एडल्ट फॉर्म में एनिमल उत्पन्न नहीं हो रहा है बल्कि एक लार्वल फॉर्म यहाँ देखने को मिलती है। जब डेवलपमेंट में लार्वल फॉर्म इन्वॉल्व हो तो इसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो आप ये देखिए कि embryo develops into tadpole larva. Sorry, it is tadpole larva. This tadpole larva shows retrogressive metamorphosis and it converts into an adult frog. तो एग देगा, फीमेल मैच्योर होकर एग देगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, स्पॉनिंग के बाद एम्ब्रियो बनेंगे, एम्ब्रियो विल will convert into a larval form known as tadpole, and this tadpole larva it shows retrogressive metamorphosis, यानी इसके कुछ अंगों का ह्रास होगा और ये डीजेनरेशन के बाद जैसे इसमें आपको टेल डीजेनरेट होती हुई दिखेगी क्योंकि एडल्ट फ्रॉग में आपको कहीं भी टेल नहीं दिख रही है, ठीक है ना। और इसमें एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, ये भी नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए इसे कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लेकिन एग कैसे होते हैं फ्रॉग के? अब एग्स तो कई तरह के होते हैं। एग्स की खासियत क्या होती है कि एग के अंदर योक पाया जाता है, क्योंकि फ्रॉग कैसा है, एक ओविपेरस जीव है। ओविपेरस जीव है माने अंडे देने वाला जीव है। ये अंडा जब फर्टिलाइज होगा तो इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होगा। इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और ये न्यूट्रिशन उसे मिलेगा योक से। अब योक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एग के टाइप्स पाए जाते हैं। ये अगर फ्रॉग की बात करें तो ये मीजोलेसिथल या टीलोलेसिथल है। मीजोलेसिथल इसलिए कि इसमें मॉडरेट अमाउंट में योग पाया जाता है और टीलोलेसिथल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोअर हाफ में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये योग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जबकि अपर हाफ में साइटोप्लाज्म होगा। इसीलिए इसकी नेमिंग कैसी हो रही है, मीजोलेसिथल इसलिए कि मॉडरेट अमाउंट में योग है और ये योग भी कहाँ पर है, नीचे वेजिटल हाफ के लेयर में पाया जा रहा है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है टीलोलेसिथल एग। और बाकी अगर एग्स के टाइप्स की बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ कि बाकी एग्स होते हैं आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल मतलब जिसमें यूनिफॉर्मली योग डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जैसे इंसेक्ट्स में। अलेसिथल या माइक्रोलेसिथल जिनमें बिल्कुल योग नहीं होता है, जैसे मैमल्स। ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैमल विविपेरस है। विविपेरस यानी बच्चे देने वाली क्लास है और इसमें बच्चों को पोषण प्लासेंटा के थ्रू मिलता है। पॉलीलेसिथल एग्स, पॉली माने बहुत ज़्यादा, लेसिथल माने योग, बहुत ज़्यादा योग पाया जाता है बर्ड्स में,
यानी एवीज की क्लास में। ये बच्चों को न्यूट्रिशन देने के लिए सेंटर में होता है। काफ़ी मात्रा में योग पाया जाता है। तो आपने कितने तरह के एग्स देखे? फ्रॉग में तो आपने मीजोलेसिथल देखा, बर्ड्स में आपने देखा पॉलीलेसिथल, और मैमल्स में आपने देखा अलेसिथल या माइक्रोलेसिथल, इंसेक्ट्स में आपने देखा आइसोलेसिथल। नाउ द सेकेंड इवेंट इन द डेवलपमेंट, जैसे एग का फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, अब इसके डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इस फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट की वृद्धि कैसे होगी? तो ये दिस ग्रोथ विल अकर बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज क्या है? क्लीवेज एक प्रकार का डिवीजन ही है सेल का। अर्ली एम्ब्रियो में लगातार कई डिविजन्स होंगे, और लेकिन लगातार डिविजन्स होंगे तो ये किस प्रकार के डिविजन्स होंगे? ये डिवीजन बिल्कुल ही माइटोटिक टाइप के डिविजन्स होंगे, क्योंकि जाइगोट यूनिसेल्यूलर था। अब इसमें निरंतर डिविजन्स होते जाएंगे, एक डिवीजन वर्टिकल होगा, दूसरा वर्टिकल होगा, और इस प्रकार से एग के टाइप के आधार पर भी क्लीवेज होते हैं। तो हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ क्लीवेज के ऊपर भी करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मास बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, और ये माइटोटिक डिवीजन से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि क्लीवेज में डॉटर सेल लगातार डिवाइड होते हैं, साइज में वृद्धि नहीं करते, जबकि ऑर्डिनरी माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवाइड होती है, डॉटर सेल अपनी पूरी ग्रोथ एक्वायर करती है, उसके बाद वो फिर डिवाइड होती है, जबकि क्लीवेज में ये डिविजन्स निरंतर होते हैं। नाउ यू सी द डिविजन्स कैसे होते हैं। दिस इज द मेरिडोनियल डिवीजन, यानी एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर एक फरो आगे बढ़ रहा है। दूसरा डिवीजन भी कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल होगा। अगला डिवीजन लैटिट्यूडनल होगा, यानी ट्रांसवर्स होगा। ये देखिए, 2 हाफ बने, 4 बने। अब जब ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली ये डिवाइड होगा तो 8 बनेंगे थर्ड क्लीवेज में, और ऐसे करते करते सेल्यूलर बॉल बन जाएगी, और ये सेल्यूलर बॉल मोरुला है। मोरुला के बाद ये कन्वर्ट होगा ब्लास्टुला में। ब्लास्टुला का अगर आप सेक्शन देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर आपको ब्लास्टोडर्म दिख रहा है, और बीच में आपको एक कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। तो ये कुछ प्रावस्थाएं हैं डेवलपमेंट की। पहली प्रावस्था क्या है? फर्टिलाइज्ड एग का या जाइगोट का क्लीवेज होगा। क्लीवेज के बाद सब्सिक्वेंट स्टेजेस में बनेंगी मोरुला, मोरुला बनेगा ब्लास्टुला। यहाँ पर हमने आपको क्लीवेज को समझाने की कोशिश की है कि ये राइट एंगल्स पर होता है। पहले 2 ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, तीसरा वाला इक्वेटोरियल यानी हॉरिजॉन्टल होता है। इस प्रकार से लगातार सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है, और एक्चुअली ये मीजोलेसिथल और टीलोलेसिथल टाइप का एग है, फ्रॉग या एम्फीबियन का एग। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है एनिमल पोल की तरफ, ये डिवीजन जिस प्लेन पर क्लीवेज हो रहा है। नेक्स्ट, ये टाइप्स ऑफ क्लीवेज में जान के रखिए कितने होते हैं। डिटर्मिनेट टाइप का है, इनडिटर्मिनेट टाइप का है, होलोब्लास्टिक है। डिटर्मिनेट एक्चुअली ये किस प्रकार का होता है? मोज़ैक क्लीवेज है ये, और ये प्रोटोस्टोमियम्स में होता है। अभी हम इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, थ्योरी क्लास में इसकी बात हो सकती है। हम थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेट, मोज़ैक क्लीवेज और प्रोटोस्टोमियम्स। सिलोम के आधार पर प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स क्लासिफाई किए गए हैं। हर ब्लास्टोमियर में एम्ब्रियोनिक क्लीवेज होता है, और ये इसमें जो इंडिविजुअल ब्लास्टोमियर बने हैं वो कंप्लीट एम्ब्रियो में डेवलप नहीं हो सकते। किसमें? डिटर्मिनेट में। और इनडिटर्मिनेट में क्या होता है? ये ड्यूटेरोस्टोम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ड्यूटेरोस्टोम जिनमें
ये जैसे मैंने आपको बताया कि सीलोम के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। तो इनमें इनडिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज होगा, जिसमें हर एक ब्लास्टोमियर अपने आप में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की क्षमता रखता है। होलोब्लास्टिक, होलो माने संपूर्ण, संपूर्ण डिस्क पे जब डिवीजन हो रहा है तो इसे कहते हैं होलोब्लास्टिक। और ये कई प्रकार का है। किस प्रकार का? जैसे बाइलेटरल, रेडियल और स्पाइरल, रैशनल इत्यादि, रोटेशनल, सॉरी, इस तरह से। तो मैं आपको जस्ट क्लीवेज के टाइप्स बता रही हूँ, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ये देखिए पहला क्लीवेज, इस चित्र में क्लीवेज कैसा, एक फरो की तरह, जीनोपस एक एम्फीबियन है, राना, और ये यहाँ क्लीवेज होना स्टार्ट हुआ है। डेवलपमेंटल स्टेजेस इन फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल में आपने पहले ही देखा कि 4 स्टेजेस हैं। दीज 4 स्टेजेस आर एग, tadpole, froglet, that is tadpole larva, and adult frog. ये हमने जब चित्र में देखा था लाइफ साइकिल, so we have studied that indirect development is there. In indirect development, a larval form is there before emerging as an adult. ये ये देखिए, ये लाइफ साइकिल है जीनोपस की लाइफ साइकिल में। जैसे ही एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, विद इन 3 hours इट स्टार्ट्स cleavage, and by after cleavage it is it forms blastula. Blastula converts within 7 hours into gastrula, and this gastrula within 8 hours forms neurula. Neurula means where neural structures are formed, like neural crest, etc. And tail bud is formed after 12 hours, and then late tail buds are formed, and in 36 hours tadpole is formed. This tadpole has tail, whereas Xenopus do not have any tail. आपको मालूम है न्यूरन्स में कोई टेल नहीं होती, लेकिन टेडपोल लार्वा में आपको टेल भी दिख रही है। यहाँ आपको एक्सटर्नल गिल्स भी दिखेंगे। जबकि एम्फीबियन वो पहले प्राणी हैं जो जल से थल में आए हैं, और इनमें रेस्पिरेशन इज अकरिंग बाय लंग, दे आर लंग ड्वेलर्स आल्सो। और उनमें मॉइस्ट स्किन भी होती है, बक्कोफेरेंजियल टाइप का रेस्पिरेशन भी होता है। यानी ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं कहाँ से? पानी से टेरेस्ट्रियल, थल में, जल से थल में आए हैं। तो इनकी लाइफ स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग परिवर्तन है। तो ये टैडपोल लार्वा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद 12 महीने में एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। मेटामॉर्फोसिस होने में कितना समय लगा? 12 महीने लगे, जबकि टैडपोल 36 घंटे में ही बन गया। सी ब्लास्टुला, ये काली काली जो सेल्स दिख रही हैं, दीज आर माइक्रोमियर्स, और ये योक लेडन comparatively larger cells are megameres. These are micromeres. The top black cells are towards the animal pole, they are micromeres, and towards the vegetal pole they are yolk laden heavy cells, they are known as megameres. Now this blastula changes to gastrula, gastrula forms neurula, neurula converts into tadpole. The gastrulation is very important stage. At the stage of gastrula one can foresee the फ्यूचर ऑर्गन्स, यानी गैस्ट्रुलेशन में ही फ्यूचर में कौन कौन से ऑर्गन्स बनेंगे इनको समझा जा सकता है बाय फेट मैप्स। तो अब तक आपने क्या देखा? एग टाइप देखा, क्लीवेज देखा, ब्लास्टुला फॉर्मेशन देखा, गैस्ट्रुला देखने वाले हैं आप। ब्लास्टुलेशन, मोरुला से, ये है मोरुला की स्टेज, मोरुला से ब्लास्टुला बनेगा। ये मोरुला है। मोरुला इज अ सेल्यूलर बॉल। ये सेल्यूलर बॉल कन्वर्ट होगा एक फ्लूइड फिल्ड ब्लास्टुला
में ये ब्लास्टुला एक सिंगल लेयर्ड स्टेज है। ये सिंगल लेयर बनी हुई है एक्टोडर्म की, और इसके बीच में ये जो कैविटी है, इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। आप नोटिस कीजिए कि ये सेल्स, एक्टोडर्मल सेल्स आर स्मॉलर. It looks just like the original egg to the unaided eye. When the number of cells reach nearly 4,200, transcription of zygote genes begin. यानी ब्लास्टुला में जब सेल्स की संख्या बढ़ते 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 लगभग 4,500 के करीब हो जाती है, या 4,2500 भी कह सकते हैं, 4,200, तब इनमें ज़ाइगोट जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब ऑर्गेनोजेनेसिस की तरफ ब्लास्टुला बढ़ रहा है। तो ब्लास्टुला की रचना को देखिए, ये स्पॉटिंग में भी आपको लिखने में आता है, थ्योरी में ये आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसका चित्र बनाते समय सावधानी बरतिएगा। एनिमल पोल की तरफ डार्क माइक्रोमियर्स होंगी, वेजिटल हाफ की तरफ योगलेडन येलो टाइप का बड़ी बड़ी सेल्स होंगी, और बीच में आपको दिखेगा ब्लास्टोसील। सो ब्लास्टुला इज अ हॉलो स्फीयर ऑफ सेल्स. इट इज द सेल्स आर ब्लास्टोमियर. सेल्स को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर. और ये ब्लास्टोमियर दो तरह की हैं, एनिमल पोल की तरफ मेगामियर और वेजिटल पोल की तरफ मैक्रोमियर. माइक्रोमियर है एनिमल पोल की तरफ और मैक्रोमियर है, माइक्रो यानी छोटी, मैक्रो यानी बड़ी, मैक्रोमियर्स हैं वेजिटल हाफ की तरफ. तो ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इसे ब्लास्टोसील कहते हैं, और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में ही ब्लास्टुलेशन आपको दिख जाती है. फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. An amphibian embryo is 128 cell stage. It is considered as a blastula, क्योंकि इसमें अब ब्लास्टोसील बनने लगेगा. जैसे ही ब्लास्टुला बनने के लिए कम से कम 128 सेल की स्टेज होना जरूरी है. एंड नाउ कैविटी हैज begun to has formed has begun. ये इस तरह से ब्लास्टोसील बन गया है. This is a cavity. It has begun to form. This fluid filled cavity makes the animal hemisphere of the frog. Upper part is animal hemisphere, lower part is vegetal hemisphere. Animal hemisphere की तरफ cytoplasm, vegetal hemisphere की तरफ yolk. So, however, the early formation of the blastocele has been traced back to the very first cleavage furrow. जब जैसे ही पहला क्लीवेज होना शुरू हुआ था, उसी समय ब्लास्टोसील भी बनना शुरू हो जाता है. As cleavage continues, the cavity expands to become and develop blastocele. It permits cell migration towards gastrulation and prevents the cells beneath the blastocele from interlacing prematurely with the cells above the blastocele. ब्लास्टोसील का बहुत अधिक महत्व है. क्या महत्व है ब्लास्टोसील का? यहाँ इस ब्लास्टोसील में के कारण सेल्स अनवांटेडली माइग्रेट नहीं हो पाएंगी. सेल्स जैसे जैसे एक्सपांड होती जाएंगी, ब्लास्टोसील कैविटी बनती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, और ये सेल माइग्रेशन होने तो देती है, लेकिन साथ ही सेल के मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट करके रखती है. आगे देखिए इसे, ये आपको गैस्ट्रुलेशन में पता चलेगा कि कैसे सेल मूवमेंट होता है. सेल गैस्ट्रुलेशन इज ऑल अबाउट सेल मूवमेंट, क्योंकि अब यहाँ पर तेजी से प्रोटीन सिंथेसिस होने लगा है, क्योंकि ज़ाइगोट जीन ट्रांसक्राइब होने लगे हैं. तेजी से यहाँ पर जर्म लेयर्स बन गई हैं. जर्म लेयर्स बनेंगी तो आपको फ्यूचर के ऑर्गन्स का भी पता चल जाएगा. बहुत तेजी से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है. गैस्ट्रुला ब्लास्टुला से बना है. ब्लास्टुला वॉज अ सिंगल लेयर्ड स्टेज, और ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज करती है, एंड इट reorganizes itself to make a structure known as gastrula.
ये गैस्ट्रुला एक डबल लेयर्ड स्टेज है जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपको मिलेंगे. Before gastrulation, the embryo is a continuous epithelial sheet of cells. ब्लास्टुला में आपको सिंगल लेयर की शीट दिखी थी जो एक्टोडर्म की थी. By the end of gastrulation, embryo differentiates to establish distinct cell lineages, set up the basic axis of the body. अब गैस्ट्रुलेशन का अंत आते आते बॉडी को एक एक्सिस मिल जाता है. डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस और internalized one or more cell types are and prospective gut. आपको गैस्ट्रुलेशन में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस मिल गया, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस मिल गया और मिल जाएगा भविष्य में बनने वाला गट. फिगर देखिए, ये पतली सी लाइन जब आपको दिख रही है ये है ब्लास्टोसील. इट इज ऑब्लिटरेटेड ब्लास्टोसील. जैसे जैसे सेल्यूलर मूवमेंट होगा, सेल मूवमेंट भी कई तरह का है, उसकी भी हम बात करेंगे. तो सेल मूवमेंट के कारण 3 जर्म लेयर्स बन गई हैं. ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं. तो सिलेंट्रेट्स वो पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें 3 जर्म लेयर्स दिखने लगेगी, लेकिन वहाँ मीजोडर्म नहीं होता, मीजेंकाइम होता है. तो प्लैटीहेल्मिन्थेस से हमें एक्चुअली 3 जर्म लेयर्स दिखती हैं, लेकिन इनमें भी आपको मीजोडर्म रेस्ट्रिक्टेड रहता है तो वो असिलोमेट होते हैं. न्यूमेटीहेल्मिन्थेस स्यूडोसिलोमेट होते हैं और एनिलिडा से ट्रू सिलोमेट हो जाते हैं. तो अभी हम सिलोम की बात मैंने इसलिए की क्योंकि आपको मैंने प्रोटिस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया के बारे में कहा था और ये भी बताया था ये सिलोम के आधार पर ये नाम दिए गए हैं. एनीवेज, तो गैस्ट्रुला में जर्म लेयर्स 3 हैं. दे आर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. अब देखिए, हम जानते थे ब्लास्टोसील के बारे में. तो जब सेल मूवमेंट हुआ लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से, यहाँ पर है लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, तो यहाँ से सेल अंदर की ओर माइग्रेट हुई. कुछ इन्वोल्यूशन हुआ, कुछ इन्वेजिनेशन हुआ और कुछ जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया, इनके अलग अलग नाम हैं जिसको हम बाद में उल्लेख करेंगे. ऐसा करने से सेल का माइग्रेशन जब अंदर की तरफ हुआ तो उसने ब्लास्टोसील को पीछे की ओर दबा दिया और एक नई कैविटी बनी जो है आर्केंटेरॉन. तो बाहरी लेयर एक्टोडर्म की, भीतर आर्केंट्रॉन के नीचे योकलेडेड मैक्रोमियर्स बनाएंगी एंडोडर्म और बीच में बनेगा मीजोडर्म. एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में है मीजोडर्म और ये ऑब्लिटरेटेड ब्लास्टोसील और ये है फ्यूचर एनस. तो ये है लेट गैस्ट्रुला और 3 जर्म लेयर्स. सेल मूवमेंट देखिए, माइक्रोमियर, मैक्रोमियर या मेगामियर, दोनों एक ही बात है. मेगामियर कैसे पहचान रहे हैं आप? योक लेडन हेवी सेल्स. ये आपको स्पॉटिंग में प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा कि वेजिटल हाफ की सेल्स योक लेडन है, योक लेडेड हैं और येलो कलर की दिखेंगी और काफ़ी बड़ी होंगी. नाउ यू सी डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर. कहाँ पर है ये है माइक्रोमियर और मेगामियर के बीच में. ये वो स्थान है जहाँ से सेल विल बिगिन टू माइग्रेट इनसाइड और यहाँ पर अब ऑर्गेनोजेनेसिस की दिशा में ये पहला कदम हो रहा है. योग प्लग बन जाएगा लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर. समझ में आ रहा है ये चित्र आपको? ये देखिए, एक्टोडर्म बना, ये है एंडोडर्म है और ये है ब्लास्टोपोर. फ्रॉग में गैस्ट्रुलेशन को दिखा रहा है ये. यहाँ पर नीचे की ओर है मीजोडर्म और ये है एक कैविटी है
इस कैविटी को कहते हैं, दिस कैविटी इज गैस्ट्रोसील। एक्चुअली आर्केंट्रॉन है, एक्चुअली दिस इज आर्केंट्रॉन। गैस्ट्रोसील क्यों कहा? क्योंकि गैस्ट्रुला की कैविटी है, तो गैस्ट्रोसील इज द टर्म, बट दिस इज and archentron are the same thing. Now, let us learn some terms like epiboly, emboli. These are cellular movements during gastrulation. Gastrulation में आपने देखा lip of blastopore से cells अंदर की ओर migrate होने लगी. So during gastrulation, the cells produced during cleavage begin to move relative to each other. The movement of cells occurs in the following way. एपिबोली होगा। एपिबोली क्या होता है? इसमें सेल लेयर्स की थिनिंग होती जाती है एंड दे स्प्रेड। एम्बोली क्या होती है? इट इज द प्रोसेस इन विच इन्वेजिनेशन ऑफ द blastula occurs to form gastrula. This is spelling mistake, here must be B, sorry. एम्बोली में क्या होगा? ब्लास्टुला विल ट्रांसफॉर्म इनटू गैस्ट्रुला। तो एम्बोली वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स का इन्वेजिनेशन होता है। तो ये मूवमेंट देखिए किस प्रकार के होंगे। ये नीचे से होंगे तो इन्वोल्यूशन, बीच में होंगे इंटरकैलेशन, इंटरमीडियली होंगे तो इन्वेजिनेशन, और अवे फ्रॉम एन एपिथेलियल शीट होंगे तो इनग्रेशन एंड डीलैमिनेशन। इस प्रकार की रचना, इस प्रकार के मूवमेंट के कारण टिश्यू लेयर्स का निर्माण होता है। एपिबोली, एम्बोली, इन्वोल्यूशन, इंटरकैलेशन, इन्वेजिनेशन एंड इनग्रेशन। देखिए चित्र के माध्यम से हम इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेजिनेशन में सेल्स कैसे नीचे की ओर चली गई हैं। बेसल, एपिकल स्टेट, दिस इज द बेसल स्टेट। तो सेल इस तरह से इन्वेजिनेट हो गई है। इनग्रेशन में इन्होंने इंक्रोचमेंट किया है, बेसल सेल्स एपिकल सेल की तरफ जा रही हैं और एपिकल सेल्स नीचे की ओर चली आई हैं। इन्वोल्यूशन में ये मुड़ जा रही हैं। कैसे हो गई? ये मुड़ गई है। एक और साफ सुथरा चित्र है जिसमें सेल्स का मूवमेंट दिख रहा है, ये अंदर की ओर सेल्स मूव कर रही हैं। नाउ फेट ऑफ जर्म लेयर्स। तीनों जर्म लेयर्स बन चुकी हैं। एक्टोडर्म बन चुका है, एंडोडर्म बन चुका है, मीजोडर्म बन चुका है। एक्टोडर्म से बनेगा एपिडर्मिस, क्यूटेनियस ग्लैंड्स बनेंगी, आइलैंड्स, कॉर्निया, रेटिना, कंजंक्टिवा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होंगी, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इनेमल ऑफ टीथ एटसेट्रा आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी एक्टोडर्मल लेयर। यानी हमारी स्किन की लेयर, हमारी जो स्किन है वो बनी है एपिडर्मिस से। ये पूरा का पूरा एक्टोडर्म का बना हुआ है। आँख का रेटिना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, दांत का इनेमल इत्यादि, ये क्या है? एक्टोडर्मल ओरिजिन है। मीजोडर्म से बना है नोटोकॉर्ड, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मतलब हार्ट को जो मेम्ब्रेन घेरती है वो, पेरिटोनियम जो ऑर्गन्स के बाहर एक पतली लेयर बनाती है वो, मसल्स, स्केलेटन, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, लिम्फ, एडिपोज टिश्यूज, डर्मिस ऑफ द स्किन। स्किन का एपिडर्मिस बना है एक्टोडर्म से, तो डर्मिस किससे बना है? मीजोडर्म से। एंड सो इज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू भी किससे बना है? मीजोडर्म से बना है। तो ये कुछ विसरल ऑर्गन्स बने हैं मीजोडर्म से। एंडोडर्म, एपिथेलियम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पूरा का पूरा जो आर्केंट्रॉन ने जिस से जो ये बन रही है कैविटी ऊपर से नीचे तक आ रही है, वो बनाती है एक्चुअली गट। गट यानी माउथ टू एनस। इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगी माउथ से एनस तक। वो पूरी की पूरी बनी हुई है एंडोडर्म से, एक्सेप्ट माउथ। माउथ इज मेड अप ऑफ प्रॉक्टोडियम यानी एक्टोडर्म का, एंड एनस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रॉक्टोडियम यानी वो भी एक्टोडर्म की बनी हुई है। लेकिन बाकी भीतर के जितने अंग बनेंगे, चाहे इसोफेगस से, स्टमक से, इंटेस्टाइन जो भी हो, सब एंडोडर्म से बने हुए। इसके अतिरिक्त लिवर, पैंक्रियाज, बाइल, पैंक्रियाटिक डक्ट्स,
यूरिनरी ब्लैडर इत्यादि, ये सब भी किससे बने हैं? प्राइमरी एंडोडर्म लेयर से ही बने हुए। इन फेट मैप्स को आपको ऐसे टेबुलर फॉर्म में ही याद करना। नाउ फ्यूचर ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन के बनने को क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। फ्यूचर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बना है। नोटोकॉर्ड बना है फ्यूचर बैकबोन। नोटोकॉर्ड क्या बनाता है? भविष्य में बैकबोन को वही बनाता है। ये एक्चुअली बना है मीजोडर्म से। एपिडर्मिस स्किन एक्टोडर्म से बना है। लाइनिंग ऑफ गट ये बनी हुई है एंडोडर्म से। और आर्केंट्रॉन बनाता है फ्यूचर गट, यानी जो ल्यूमन है हमारी इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो ल्यूमन है वास्तव में वो कौन है? आर्केंट्रॉन है। सो आई हैव टेकन account from various books of embryology, and of course figures were taken from Google, Wikipedia, and in Pinterest. It is for the educational purpose and thanks to sources of figures. Thank you so much.